सुप्रभात। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कृतिका पुस्तक का तीसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी, और इसकी लेखिका हैं मधु काकरिया। लेखिका मधु जी ने महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग भरी जिंदगी और एक मशीन की तरह चलने वाली उस जिंदगी से ऊबकर बहुत दूर दूर तक स्थानों की यात्रा की। और इन यात्राओं के दौरान लेखिका ने विभिन्न संस्कृतियों, मनुष्यों और स्थानों को पहचानने और मिलने का अवसर मिला। इन्हीं अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में स्थान दिया है। और जो आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो भी एक यात्रा वृतांत है, जिसमें कहाँ की यात्रा की है लेखिका ने, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक, जिसे गैंगटोक भी कहा जाता है, उसकी यात्रा की। और फिर उसके आगे हिमालय यात्रा का भी उन्होंने वर्णन किया है। लेखिका कहती हैं, मैंने हैरान होकर देखा आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर बना रहे थे। लेखिका हैरान थी, क्या था वह? वह तो रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। और शहर भी कैसा? इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का एक ऐसा शहर जिसका सब कुछ बहुत सुंदर था। चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, वो इतना सुंदर प्रतीत हो रहा था लेखिका को। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात लेखिका में एक सम्मोहन जगा रही थी। और सम्मोहन भी इस कदर था कि उस जादू भरे क्षणों में लेखिका का सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। लेखिका कहती हैं, मैं, मेरी चेतना और मेरे आसपास सब कुछ शून्य था। मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय मतलब जो कि हमारी इंद्रियों से परे की चीज़ है, इंद्रियों से दूर है। और थी अतीन्द्रिय में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे प्रातः काल होने लगा, एक उजाला प्रतीत होने लगा और एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। कौन सी थी प्रार्थना? साना साना हाथ जोड़ी गर्दहूँ प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशले। इसका अर्थ क्या हुआ कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। और ये जो प्रार्थना के बोल थे, ये लेखिका को किससे सुनने को मिले थे? एक नेपाली युवती प्रार्थना कर रही थी और वहीं से लेखिका ने इन शब्दों को सुना। सुबह के लिए लेखिका को युमथांग निकलना था और आँख खुलते ही जैसे ही लेखिका बालकनी की तरफ भागी। क्यों भागी लेखिका वहाँ? क्योंकि लोगों ने वहाँ बताया था कि अगर मौसम साफ हो तो वहाँ से कंचनजंगा, जो हिमालय की तीसरी बड़ी चोटी है, कंचनजंगा देखनी थी लेखिका को वहाँ से। लेकिन मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था और पिछले साल की तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद रही। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी। हाँ, लेखिका को सामने रकम रकम अर्थात अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई दिए, जैसे लगा कि लेखिका स्वयं किसी फूलों के बगीचे में आ गई है। तो चलो, कंचनजंगा के तो दर्शन हुए नहीं, तो लेखिका गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर, जो कि युमथांग था, वहाँ के लिए चल पड़े। युमथांग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ, फूलों से लदी हुई वादियाँ, बहुत कुछ था। मतलब जो उनका ड्राइवर था साथ में, लेखिका अपनी एक दोस्त मणि और ड्राइवर कम गाइड, मतलब वो ड्राइवर का भी काम कर रहा था और उन्हें गाइड भी करता जा रहा था, मतलब उन्हें वहाँ के बारे में बताता भी जा रहा था। उसका नाम क्या था? जितेन नार्गे। तो जितेन नार्गे उनको बीच बीच में बता रहे थे कि आगे आपको बहुत सारी फूलों से लदी हुई वादियाँ भी मिलेंगी। तो लेखिका एक बच्चे की तरह पूछती है कि क्या वहाँ बर्फ़ भी मिलेगी? तो ड्राइवर कहते हैं, चलिए तो सही।
तो जगह जगह पर पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायज़ा लेते हुए उनकी जीप आगे बढ़ने लगी। तभी लेखिका की नज़र गई वहाँ पर सफ़ेद बौद्ध पताकाओं पर किसी ध्वज की तरह लहराती हुई शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। जितेन ने बताया कि यहाँ पर बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर ये श्वेत पताकाएं लगा दी जाती हैं। और ये श्वेत पताकाएं संख्या में कितनी होती हैं? 108। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती है। और जब किसी नए काम की शुरुआत करनी होती है, कोई अच्छा काम करना होता है, तब भी ये पताकाएं लगाई जाती हैं। लेकिन ये पताकाएं फिर कैसी होती हैं? रंगीन होती हैं और संख्या वही 108। तो यानी ये वाला प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि सफ़ेद और रंगीन पताकाएं किसका प्रतीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि श्वेत पताकाएं तब लगाई जाती हैं जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है और कोई अगर शुभ अवसर होता है, कोई अच्छे काम की शुरुआत की जाती है, तो रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं और ये संख्या में 108 होती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। तो जितेन नारगे उन्हें वहाँ के बारे में बताते जा रहे थे। हिचकोले खाती हुई उनकी जीप आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बोला, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी और तिब्बत के चीस खे बमसन ने लेपचाओ के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे और एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआती स्थल। शांति वार्ता का शुरुआती स्थल कौन सा हुआ? कवि लॉन्ग स्टॉक। तो तभी लेखिका की नज़र पड़ी एक कुटिया के भीतर घूमते चक्र पे। लेखिका हैरान, यह क्या? नारगेन कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है जिसे प्रेयर व्हील कहते हैं। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका बड़ी हैरान हुई, बोली क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। मतलब जिंदगी भर बुरे कर्म करते रहो और एक बार आकर इस प्रेयर व्हील को घुमा दो तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी के सारे पाप धुल गए। लेखिका को बहुत हैरानी हुई। तो चलो खैर, धीरे धीरे वो ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग, बस्तियां पीछे छूटने लगे और कहीं कहीं लेखिका की नज़र पड़ी कुछ नेपाली युवतियां स्वेटर बुन रही थी और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। और नीचे की तरफ देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं बल्कि अपने विराट रूप और वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों, तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय और पल पल परिवर्तित हिमालय, मतलब हर पल अपना रूप बदलने वाला हिमालय पर्वत। देखते ही देखते सारे रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियाँ चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कराने लगे। मतलब वो घाटी रंग बिरंगे फूलों से खिली हुई थी और उस भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए ऐसे लग रहा था जैसे किसी हरियाली गुफा वाले रास्ते के बीच से हिचकोले खाते निकल रहे हों। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि किसी सैलानी की तरह झूम कर गाने लगे। कौन सा गाना? सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। लेखिका मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। और लेखिका क्या चाहती थी कि जो ये सारा दृश्य देख रही है
उसे अपने मन में या अपनी आँखों में समाहित कर ले। और कभी कभी बीच बीच में वो किसी बच्चे की तरह जीप की खिड़की से मुंह बाहर निकाल कर आसमान छूते उन पर्वत शिखरों को देखती, कभी ऊपर से दूध की धार की तरह बह झरझर गिरते जलप्रपातों को, कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थर के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कोंद मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। कौन सी तिस्ता नदी? जो सिलीगुड़ी से लेखिका के साथ साथ चलती आ रही थी। लेकिन यहाँ पर उसका सौंदर्य पराकाष्ठा था, अर्थात चरम सीमा पर था। इतनी खूबसूरत नदी पहली बार देखी थी। लेखिका रोमांचित हो गई थी, और इतनी रोमांचित जैसे उन्हें लगा कि अब वो पंख फैलाकर इस नील गगन में उड़ जाएंगी। लेखिका कहती है, मेरे नगपति, मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। क्या नाम था इस झरने का? 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, जहाँ पर 7 नदियों का जल मिलता है और वो जल प्रपात के रूप में बहता है। लोग वहाँ पर फ़ोटो खींचने में मशगूल हो गई, लेकिन लेखिका तो इसे अपने आँखों के कैमरे में समाहित कर लेना चाहती थी। वहाँ पर वो किसी अभिशप्त राजकुमारी की तरह दंग थी, और वहीं पत्थरों पर बैठकर झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई और मन काव्य में हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। तभी जितेन ने कहा कि मैडम, आपको इससे आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। लेखिका उठना तो नहीं चाहती थी वहाँ से, लेकिन अनमनी सी उठी। थोड़ी देर बाद फिर वही नज़ारे, आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला। देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब कुछ बादलों की एक मोटी चादर के समान, सब कुछ बादलमय हो गया था। धीरे धीरे धुंध की चादर हटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, 2 विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में लेखिका के सामने थे। उन्होंने जीप रुकवा दी, गर्दन घुमाई, तो जैसे ही चारों तरफ देखा, हर तरफ उन्हें ऐसा लगा जैसे जन्नत बिखरी पड़ी है। नज़रों के छोर से लेकर दूसरे छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। और वहीं पर लेखिका ने देखा कि एक बोर्ड पर लिखा था थिंक ग्रीन, मतलब हरियाली के बारे में सोचो। आश्चर्य! पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम मतलब धीमी धीमी हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चैरवेती चैरवेती मतलब चलते रहो चलते रहो। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। लेखिका इतनी भाव शून्य हो गई, इतनी मुग्ध हो गई उस सौंदर्य में कि उसे स्वयं का भी होश नहीं था कि वो कहाँ है। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। तभी लेखिका को लगा कि सचमुच वो ईश्वर के निकट थी। सुबह जो उन्होंने प्रार्थना सीखी थी, क्या प्रार्थना थी वो? साना साना हाथ जोड़ी गर्दहूँ प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो को सैली। तो इस प्रार्थना के भाव उनके मन में आने लगे और उनके होठ फिर गुनगुनाने लगे। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। और इसी प्रकार से सोचते सोचते लेखिका बहुत दूर निकल आई थी। अचानक उनके पांव ठिठक गए। उन्होंने देखा कि इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष मतलब अलग कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको क्या होता है? एक बड़ी सी टोकरी होती है जिसमें उन्होंने अपने बच्चे बांधे हुए थे।
कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों, झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना, मतलब अपने बच्चे का भी ध्यान रख रही हैं और साथ साथ अपना पेट पालने के लिए काम भी कर रही हैं। मातृत्व और श्रम साधना दोनों साथ साथ। वहीं पर एक कर्मचारी खड़ा था। कौन सा कर्मचारी था वो? रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक कर्मचारी था। उनसे लेखिका ने पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने थोड़ा सा हंसते हुए बोला कि आप जिन रास्तों से गुजरते हुए हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़े ने चौड़ा बना रही हैं। फिर लेखिका कहती है कि बहुत खतरनाक काम होगा ये तो। तब उस कर्मचारी ने कहा कि हाँ, पिछले महीने एक मजदूर की जान चली गई थी। बहुत दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ तोड़ कर एक आकार के छोटे पत्थरों में बदला जाता है और फिर बड़े से जाले से उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिछाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। अगर आपसे थोड़ी सी भी चूक हुई तो सीधा पाताल प्रवेश। एकाएक लेखिका का मानसिक चैनल बदला, उनकी नज़र किसी दूसरी तरफ गई। इसी प्रकार से एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े में बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव इन पत्थर तोड़ती पहाड़िनों के हाथों पर पड़ी ठाठें, मतलब गांठें, एक ही कहानी कह रही थी कि एक आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक जैसी है। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। तभी उनकी सहयात्री, जिसका नाम क्या बताया था मैंने, मणि और जितेन, उन्हें खोजते खोजते वहाँ तक आ गए। और जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, लेकिन इन पहाड़ों को नहीं, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। तो ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। वेस्ट एंड रिपेइंग कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा रही हैं। लेखिका ने मन ही मन सोचा और जीप में बैठ गई। एक पड़ाव पर लेखिका ने देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। तब जितेन ने बताया कि ये 3.5 किलोमीटर दूर चढ़कर, पहाड़ी पर चढ़कर स्कूल जाते हैं। पढ़ाई के अतिरिक्त ये बच्चे शाम के समय अपनी माँ के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं और जंगल से लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर ढोते हैं। तो यहाँ पर पहाड़ी जीवन की कठोरता का चित्रण किया गया है। युमथांग पहुँचने के लिए लेखिका को एक रात लायुंग में पड़ाव लेना था। लायुंग बेहद शांत और सुरम्य बस्ती, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी। उसी लायुंग में लेखिका और उसकी मित्रमंडली ठहरी, तिस्ता नदी के किनारे बसे हुए एक छोटे से लकड़ी के घर में। लेखिका हाथ मुंह धोकर तिस्ता नदी के किनारे बिखरे हुए पत्थरों पर बैठ गई और वहाँ की बहते हुए धारा पर जब उनकी नज़र पड़ी तो उस पानी को अपनी अंजुली में भरा। तो जैसे ही उन्होंने पानी को अपनी अंजुली में भरा, उनके भीतर, उनके अतीत भीतर धड़कने लगा, स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ पर जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। लेखिका सोचती हैं, क्या संकल्प करूं? क्योंकि वो संकल्प की स्थिति में नहीं थी, भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाए इस बहती धारा में, यही उन्होंने संकल्प किया। तो शाम के समय जितेन अपने उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज़ धुन पर अपने साथियों के साथ नाच रहा था। तो ऐसा मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि लेखिका और उनके सभी मित्र मंडली भी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। और लेखिका के मित्र मणि ने ऐसा जानदार नृत्य प्रस्तुत किया जो कि कुमारियों को भी मात कर रहा था।
लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। वहां पर अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार था। लेखिका सुबह अकेले ही टहलने के लिए निकल पड़ी, क्योंकि उन्हें तो बर्फ देखने की जिज्ञासा थी, तो इसलिए अकेले ही निकल पड़ी। लेकिन अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ पर उन्हें बर्फ का एक कतरा भी नजर नहीं आया। हालांकि वो सी लेवल से 14,000 फीट ऊंचे पर थे, लेकिन उन्हें बर्फ का एक कतरा भी देखने को नहीं मिला। तभी वहाँ पर एक सिक्किम नवयुवक ने कहा कि आप कटाव चली जाओ, वहाँ आपको शर्तिया बर्फ मिलेगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता नहीं था। और कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ लेखिका चल पड़े। लेखिका और उनकी मित्र जो है चल पड़े कटाव की ओर। कटाव का रास्ता बहुत खतरनाक था और उसके ऊपर धुंध और बारिश। जितेंद्र लगभग अंदाज से ही गाड़ी चलाता जा रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत छाई हुई थी। बादलों को चीर कर निकलती हुई उनकी जीप खतरनाक एहसास करा रही थी रास्तों का। और ऊपर से बारिश, अगर एक थोड़ी सी भी चूक हुई तो वो सीधे खाई में जाकर गिर सकते थे। और वहाँ पर चेतावनी भी लिखी हुई थी, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, मतलब क्या है कि आप थोड़ा सावधानी से चलिए। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े, फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे घंटे के बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा और हटा। नार्गे ने उत्साहित होकर कहा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर। जैसे जैसे लेखिका कटाव के करीब आती जा रही थी, बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देने लगे। पास ही जो पर्वत थे वो आधे हरे काले दिख रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने इन पर पाउडर छिड़क दिया हो, और कहीं जो पाउडर बच गया हो और कहीं पर वह धूप में बह गया हो। जितेंद्र नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में ही गिरी है बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर लेखिका को बड़े बड़े बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखे, साबुन के झाग की तरह सब, और गिरी हुई बर्फ। और लेखिका जीप की खिड़की से मुंह निकाल निकाल कर दूर तक देखती रही थी चांदी के जैसे चमकते हुए पहाड़। बर्फ को देखने के बाद लेखिका और उनके जो समूह था वो जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे। बर्फ बहुत अधिक थी, घुटनों तक नरम नरम। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर उस हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। लेकिन लेखिका उस संपूर्ण दृश्य को अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। वो इतने अद्भुत दृश्य को कैमरे में कैद करने की बजाय अपनी आंखों के कैमरे में कैद करना चाहती थी, ताकि संपूर्णता के उस क्षणों में यह हिम शिखर उनके आध्यात्मिक अतीत से जुड़ा रहे। और जब ये यहाँ से घूम कर जाएंगी तो उस महानगर के डार्क रूम में फिर दोबारा से बार बार जितनी बार चाहे लेखिका इसे देख सकती हैं। तभी एकाएक मणि दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, अब जब गर्मी आती है लोग पानी के लिए त्राही त्राही करते हैं, तब ये ही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जल धारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ लेखिका का सफ़र जो थोड़ा और आगे बढ़ा तो इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ नज़र आई। फिर ध्यान आया ये तो बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर तो चीन की सीमा है। एक फौजी से लेखिका ने कहा,
इतनी कड़कड़ाती ठंड में जब टेम्परेचर कितना होगा, तापमान कितना होगा, लगभग -15 डिग्री। तो लेखिका कहती हैं इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को तकलीफ होती होगी। वह एक उदास सी हंसी हंस दिया और बोला, आप चैन की नींद सो सकें इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटूला, मतलब फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी और थोड़ी देर बाद ही दिखी एक फौजी छावनी जिस पर ही लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। तुम्हारे कल के लिए हम अपना आज कुर्बान कर रहे हैं, आज न्यौछावर कर रहे हैं। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगरों में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं गया लेखिका का कि जिन बर्फीले इलाकों में वैशाख के महीने में 5 मिनट में हम जब ठिठुरने लगते हैं, तब हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, ऐसे तापमान में भी ये सैनिक तैनात रहते हैं। और जिन सकरे घुमावदार खतरनाक रास्तों से गुजरने भर से हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद से पूर्व खत्म हो गए हैं। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज भरी यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल लेखिका और उसकी सखी लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। घाटियों, वादियों, पहाड़ों, बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हुई उनकी जीप जब युमथांग पहुंची तो वे थोड़े निराश हुए, क्योंकि बर्फ से ढके हुए कटाव के हिम शिखर को देखने के बाद युमथांग कुछ फीका लग रहा था और उन्हें ये एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल वापस आते हुए युमथांग में एक चिप्स बेचती हुई सिक्किमी युवती से लेखिका ने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसका जवाब सुनकर लेखिका बड़ी हैरान हुई। उसने कहा कि नहीं, मैं इंडियन हूँ। सुनकर अच्छा लगा लेखिका को। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था और एक सिक्किमी युग भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने के बाद एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट लिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, भौंकते नहीं हैं, सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन ने हमें रकम तरह की जानकारी दी, मतलब अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ दी। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे और जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ पर चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है और जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तो लेखिका जितेन से पूछती है कि तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? तो जितेन नार्गे ने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम सब इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। लेखिका ने कहा, तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब क्या होता है? पहाड़। मैं कुछ पूछती, अर्थात लेखिका कुछ पूछती, इससे पहले ही वह चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद तक भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन लेखिका ये कहती है और जीप आगे बढ़ती जाती है। प्यारे बच्चों, यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। एक बार इसकी हम पुनरावृत्ति करते हैं। जो संपूर्ण पाठ हमने पढ़ा उसको हम मुख्य बिंदुओं के आधार पर जान लेते हैं। शुरू में हमने क्या देखा था? गैंगटॉक यानी गंतोक की रात्रि का वर्णन। फिर लेखिका कंचनजंगा के दर्शन करना चाहती है।
फिर वो बौद्ध पताकाओं को देखती हैं। कौन कौन सी बौद्ध पताकाएं थी वहाँ पर? श्वेत और रंगीन। उसके बाद आगे चलते हुए कवि लॉन्गस्टॉक दिखाई देता है, जहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। प्रकृति की मनोरमता लेखिका को अभिभूत कर देती है। वहाँ के रहन सहन से परिचित होती है। 7 सिस्टर्स वाटरफॉल देखती हैं। प्रकृति और पर्यावरण के सामंजस्य से लेखिका अभिभूत हो जाती है। इसके साथ साथ भूख, मौत और जीवित रहने की जंग में जो स्त्रियां हैं, जो पत्थर तोड़ती हुई महिलाएं हैं, वो उन्हें जीवन का एक नया पाठ पढ़ाती हैं। तो लेखिका पहाड़ी जीवन की कठोरता से परिचित होती हैं कि जहाँ पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं तो भी कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं। लायुंग के प्राकृतिक दृश्य से लेखिका परिचित होती है। आगे चलकर उन्हें कटाव नज़र आता है, जहाँ पर बर्फ़ देखने के लिए वो उत्साहित थी। जो कटाव यानी कि भारत का स्विट्ज़रलैंड, कटाव की सुंदरता से लेखिका अभिभूत हो जाती है। वहाँ पर फौजी चीनी बॉर्डर पर सैनिक तैनात हैं और सिक्किम का भारत में मिल जाने पर वहाँ के लोगों का भारतीय प्रेम नज़र आता है। वो स्वयं को इंडियन कहने में गर्व अनुभव करते हैं। सिक्किम से जुड़ी हुई लोक मान्यताएं कि वहाँ पर लोग पानी को की किस प्रकार से पूजा करते हैं, जहाँ पर चावल गुरु नानक जी की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर गिर गए थे, जहाँ पर चावलों की खेती होने लगी। खेदुम का महत्व दर्शाया गया है, जहाँ पर लोग नदी को देवी देवता की भांति मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो इसी प्रकार से लेखिका ने यहाँ पर एक यात्रा का वर्णन किया है। जिस स्थान की उन्होंने यात्रा की उसे अपने शब्दों में यहाँ पर यात्रा वृतांत उन्होंने लिखा है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चित्रों के माध्यम से हमने इसे दिखाया है और आपको ऐसी अनुभूति हुई होगी जैसे हम स्वयं वहाँ पर घूम कर आए हैं। उम्मीद है पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।